औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीखो पाकिस्तान के Q&A सेशन नंबर 3 के साथ मैं बॉबी शहजाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आई एम द CEO ऑफ इंटरप्रेन्योर्स एंड फाउंडर ऑफ सीखो पाकिस्तान। पहले जो 2 हमारे Q&A सेशन हुए हैं उसमें काफ़ी अच्छी फीडबैक आई है मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे पास आने शुरू हो गए हैं। और अब हमने ये फैसला किया है कि हम थोड़े से स्पेसिफिक जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम बात किया करेंगे, जिसमें हम अमेज़ॉन नंबर 1 अमेज़ॉन पे बिज़नेस कैसे किया जाता है, नंबर 2 हमारा फोकस ये होगा कि हम लोकल प्राइवेट लेबल बिज़नेस कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, और नंबर 3 ये है कि आप अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो सवालात कर सकते हैं हमसे वो हैं रिलेटेड टू सम अदर टॉपिक्स सच एज आपके जो कैरियर है या फ्रीलांसिंग है, कैरियर काउंसलिंग के बारे में अगर आप मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं तो उस बारे में आप मुझसे सवालात कर सकते हैं। तो हमने ये स्पेसिफिक एरियाज़ डिफाइन कर दिए हैं। आप इनसे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ask@सीखोपाकिस्तान.pk पे आप क्वेश्चन कीजिए और मेरी टीम जो है वो आपका क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में शामिल कर देगी। हफ्ते में एक बार हम ज़रूर ये सेशन करते हैं। यूजुअली ये बुध या जुमेरात के दिन हमारा सेशन होता है, तो उससे पहले अगर आप अपना क्वेश्चन भेजेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपका सवाल शामिल कर लेंगे। और इसके अलावा ये है कि सीखो पाकिस्तान की तरफ से एक वेबिनार भी होता है जिसमें कि हम अमेज़ॉन के ऊपर $5000 से आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं उसके बारे में इंशाल्लाह ताला हमारी टीम जो है वो, अगर आपने उसके लिए सब्सक्राइब कर लिया है तो हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी और आपसे एग्जैक्ट लिंक शेयर करेगी कि आप अपना अमेज़ॉन के ऊपर अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और वो भी कम से कम बजट में, और वो भी प्राइवेट लेबल बिजनेस। तो फिर एक और जो हमारा वेबिनार आने वाला है वो है लोकल ई कॉमर्स से रिलेटेड, कि आप लोकल ई कॉमर्स का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ। तो चलिए आज क्या सवालात हैं। फरियाल एंड मैमूना हमारे साथ हैं। आज क्या सवालात आए हुए हैं जी, मिस्टर अली का सवाल है, यूके में इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है, सुनने में ये आया है कि यूके अमेज़ॉन मार्केट स्लो हुई है, आपका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? देखिए, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि यूके के जो इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी दुनिया में आया हुआ है, लेकिन यूके के इकोनॉमिक क्राइसिस का अमेज़ॉन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि अमेज़ॉन की जो अपनी अर्निंग्स हैं या जो अपने उनके जो नंबर्स हैं, फिगर्स हैं, उन पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अमेज़ॉन के ऊपर जो प्रोडक्ट्स सेल होती हैं वो कोई लग्जरी आइटम्स ज़्यादा नहीं सेल होती। लग्जरी आइटम्स भी सेल होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सेल होती हैं वो $15 से $30-35 की रेंज के अंदर होती हैं। इसकी वजह से जो मतवसत तबका है वो अमेज़ॉन पे शॉपिंग करता रहता है, और अमेज़ॉन की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अमेज़ॉन के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। वैसे तो ईबे भी है, वैसे तो वॉलमार्ट भी है, लेकिन अमेज़ॉन के ऊपर लोगों को ये यकीन होता है कि यहाँ पे उनके साथ फ्रॉड नहीं होगा, यहाँ पे उनको लेजिटिमेट चीज़ मिलेगी, जो चीज़ दिखाई जा रही है वही। उसकी वजह यह है कि अमेज़ॉन की बड़ी सख्त पॉलिसीज़ हैं। अमेज़ॉन हर किसी को सेलिंग के अलाउ नहीं करता, उसकी बड़े स्क्रूटनी का तरीक़ाकार है। जो लोग वहाँ पे अपनी रेपुटेशन को कायम नहीं रख सकते उनका बिज़नेस वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो अब होता क्या है कि लोग जो है वो ट्रस्ट की बेस के ऊपर अमेज़ॉन के ऊपर आते हैं, और आमतौर पे $15, $10, $15 या अप टू $30 के दरमियान में उनकी प्रोडक्ट की सेल्स ज़्यादा होती हैं। जो हिस्टोरिकल डेटा वो हमें ये बताता है अमेज़ॉन के ऊपर $15 से $30 की प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकती हैं। अब ये इतना बड़ी अमाउंट नहीं है जिसका कि लेट्स सपोज अगर कोई जॉबलेस भी है तो उसने अपनी ज़रूरत की कोई चीज़ लेनी है तो वो ये नहीं सोचेगा कि यार मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस है, $25 के लिए वो इतना ज़्यादा वो फ़िक्रमंद नहीं होगा। उस वजह से हम ये देख रहे हैं, हम जो हमारे पास जो डेटा आता भी रहता है क्लाइंट्स का, उनको देखते हुए हमें यही लगता है कि अमेज़ॉन के ऊपर अर्निंग्स जो हैं वो बिल्कुल स्टेबल जा रही हैं। उसी तरह के रेवेन्यूज़ आ रहे हैं लोगों के, बल्कि बाज़ सिचुएशंस में और बाज़ निशेज़ में बड़ा आउट परफॉर्म कर रहे हैं लोग। तो अभी इसका काफ़ी स्कोप है। अभी
इकोनॉमिक क्राइसिस का अमेजोन के ऊपर कोई किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ा, लिहाजा आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिजवान अब्बासी इस्लामाबाद से लिखते हैं कि सनी अली ने अपने ग्रुप पे एक पोस्ट शेयर की है कि आप पाकिस्तानी डिटेल्स पे अमेजोन आईडी ना बनाएं, क्योंकि जब अमेजोन अकाउंट वेरीफाई करता है तो इस बेस पे अकाउंट टर्मिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो ये सुजेस्ट करते हैं कि 30-70 मार्जिन पर किसी फॉरेन इन्वेस्टर के साथ पार्टनरशिप कर लें। इस हवाले से आपका क्या तजर्बा? जी, मैं सनी अली साहब की इस बात से बिल्कुल भी इत्फाक नहीं करता, और इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास अपना दर्जनों मर्चेंट्स का डेटा मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स सही बनाए हुए हैं और अगर आपने उसमें किसी किस्म का कोई झूठ नहीं बोला हुआ, तो आप बड़े आराम से पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान की डिटेल्स के ऊपर अमेजोन यूके की आईडी बना के उसको कामयाबी के साथ चला सकते हैं। और ये हम बार बार कर चुके हुए हैं, कभी कोई मसला नहीं आया। मसला कहाँ पे आता है? जब लोग गलत डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, बाज़ लोग ये करते हैं कि अपना जो बैंक स्टेटमेंट है या जो अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है उसके ऊपर वो चालाकी करने की कोशिश करते हैं। चालाकी क्या करते हैं कि वो उसके ऊपर अपना एड्रेस जो है वो फोटोशॉप करने की कोशिश करते हैं। अपना बिल के ऊपर अपना एड्रेस फोटोशॉप कर देंगे, अपनी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर अपना एड्रेस फोटोशॉप कर देंगे। होता क्या है कि वो समझते हैं कि वो अमेजोन को बेवकूफ़ बना सकते हैं, हालांकि अमेजोन के पास वो टेक्नोलॉजी है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अमेजोन के पास पूरी दुनिया के इंसानों का डेटा मौजूद है, उनको सब पता है कि आप कहाँ पे सच बोल रहे हो, कहाँ पे झूठ बोल रहे हो। तो आपको पता है कि मगरिब में या जो गोरे हैं ये लोग झूठ को पसंद नहीं करते। तो जब उनको पता चल जाता है कि आपने उनके साथ झूठ बोला है, तो आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कहीं ना कहीं वो आपको फिर आपके अकाउंट में, क्योंकि शुरू में ही डिटेल्स गलत दी गई हैं, तो वो जब स्क्रूटनी में आएंगी और उसमें फिर वो आपकी वेरिफिकेशन कॉल कर लेंगे, वहाँ पे फिर वो आपको सेक्शन 3 लगा देंगे और सेक्शन 3 से आप कभी निकल नहीं सकते। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने अपनी डिटेल्स सही प्रोवाइड की हैं, अगर आपने सच बोला है कि हाँ, देखिए एक बात याद रखिएगा, दुनिया जो है ना वो ग्लोबलाइजेशन पे बिलीव करती है। यूरोप के लिए या यूके के लिए ये कोई मसला नहीं है कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या आप सोमालिया में बैठे हुए हैं या अफ्रीका के किसी कंट्री में बैठे हुए हैं। उनको इस बात से गर्ज है कि आप यहाँ पे आएँ, आप यहाँ पे बिजनेस खोलें, आप यहाँ पे एक बिजनेस एक्टिविटी करें, आप यहाँ पे टैक्स दें। उनकी एक इकॉनमी चलती है इस बात पे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज एट पीक इन यूके, यूएस। आप यहाँ से बैठ के कंपनी अकाउंट्स खोल के अपनी कंपनियाँ चला सकते हैं दुनिया में कहीं पे बैठ के आप यूके और यूएस में। ये पाकिस्तान नहीं है कि जहाँ पे आपको सालों जो है वो कंपनी बनाने में लग जाएंगे, फिर एफबीआर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे जो है वो और निज़ाम है, दुनिया में कुछ और निज़ाम चलता है। तो दुनिया ये नहीं देखती कि आप कहाँ पे रहते हो। यूएस में भी आप लेजिटिमेटली पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर बिजनेस खोल सकते हो, यूके में भी खोल सकते हो। दुनिया में कहीं पे भी इस बात पे ममानियत नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर आप चालाकी करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तानियों वाला काम करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे आप पकड़े जाएंगे। ठीक है, वो आपके कहीं ना कहीं से आपका जो है ना, उनके पास OCR सिस्टम्स हैं, उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उनके पास बिग डेटा है। वो जब उसको क्रॉस रेफरेंस करते हैं तो आप स्क्रूटनी में आ जाते हैं। जब आप स्क्रूटनी में आ जाते हैं तो आप उनकी बैड बुक्स में आ जाते हैं, और फिर वो आपको कभी भी अमेजोन के ऊपर आईडी क्रिएट नहीं करेंगे। फिर आप दूसरी आईडी से जाएंगे, वो फिर लिंक कर देंगे, तीसरी आईडी से जाएंगे, हाँ इस बंदे ने। तब होता क्या है कि अमेजोन जो है वो इंटेग्रिटी को रिवार्ड करता है। अगर आप इंटेग्रिटी के साथ जा रहे हैं, अगर आप सही डिटेल्स के साथ जा रहे हैं, आपका अकाउंट कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर ये बंदा आज हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है, तो जब ये हमारी मार्केट प्लेस के अंदर आ जाएगा तो ये क्या क्या कुछ करेगा। ये हमें फेक जो है वो पोस्टिंग स्टैम्प्स भी देगा, ये हमें फेक शिपिंग नंबर्स भी देगा, ये ड्रॉप शिपिंग का फ्रॉड भी करेगा, ये हर किस्म का फ्रॉड हमारे साथ करेगा। तो वो वहीं से आपका दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने सही डिटेल्स दी, और दर्जनों हमने अकाउंट यूके में बनाए हैं, दर्जनों यूएसए में बनाए हैं, अमेजोन के सारे बेहतरीन चल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप के साथ किसी दिन मैं आके पूरा प्रोसेस भी डिटेल में शेयर करूंगा। बल्कि अगर आप हमारी अमेजोन की वीडियोस देखें, पुरानी वीडियोस, तो उनमें 1-2 वीडियोस हमने बनाई भी हैं कि आप अमेजोन के ऊपर यूके में किस अकाउंट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। सर, ये एक स्टूडेंट का सवाल है। वो कह रहे हैं कि मैं CS का स्टूडेंट हूँ, 4 साल की डिग्री कंप्लीट हो गई है और फाइनल प्रोजेक्ट भी।
मैं प्रोग्रामिंग की फील्ड में रहना चाहता हूँ, काइंडली गाइड करें कौन से स्किल्स मुझे आनी चाहिए मार्केट डिमांड के मुताबिक। देखिए, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आप की सेल्फ असेसमेंट क्या कहती है, आप अपने बारे में कितना जानते हैं। ठीक है, क्या आप प्रोग्रामिंग आपके लिए सही फील्ड है भी या नहीं। मैंने ये देखा है कि लोग जो हैं वो गलत फील्ड में चले जाते हैं और सारी ज़िंदगी उसमें गुजार लेते हैं और फिर उनको पता चलता है यार ये मैं तो इस चीज़ के लिए बना ही नहीं। सबसे पहले आप ये देखें कि आपके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं। अगर आप क्रिएटिव माइंड रखते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग में नहीं जाना चाहिए, आपको डिज़ाइंस की फील्ड में जाना चाहिए। अगर आप लॉजिकल माइंड रखते हैं, अगर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, बड़ी प्रॉब्लम्स को तोड़ के छोटी छोटी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में आप अच्छे हैं, तो आपको फिर प्रोग्रामिंग की फील्ड में आना चाहिए। और अगर आप एक लॉजिकल थिंकर हैं, अगर आप जो है वो आपका दिमाग ज़्यादा प्रोग्रामिंग की तरफ चलता है, तो फिर आपको उस फील्ड में आना चाहिए। अदरवाइज़ मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस फील्ड में आएँ, क्योंकि ये बड़ी डिमांडिंग हो गई है वक्त के साथ साथ। अगर आप प्रोग्रामिंग में आ भी जाते हैं तो अब आपके पास क्या क्या चॉइसेस हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वर्डप्रेस स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए वर्डप्रेस बहुत ओवर सैचुरेट हो गई है। वर्डप्रेस इज़ नॉट प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग जो है वो उसमें आपकी पाइथन आ जाती है, उसमें आपकी Node.js आ जाती है, उसकी डिमांड है, पाइथन की डिमांड है। अगर आप देखें रिएक्ट, अगर फ्रंट एंड, एक आपके पास एक फ्रंट एंड का ऑप्शन है, एक बैक एंड प्रोग्रामिंग का ऑप्शन है। फ्रंट एंड के ऊपर आप HTML, जावास्क्रिप्ट, Node.js और इसके अलावा रिएक्ट JS इन फील्ड्स में आप जा सकते हैं। बैक एंड में आप Node.js कर लें, पाइथन कर लें। अब एक ऐसा डेवलपर होता है जो फुल स्टैक डेवलपर होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। उसको फ्रंट एंड भी आती है, उसको बैक एंड भी आती है। ठीक है, तो उसको मार्केट में ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी इसलिए है कि कंपनीज ये सोचती हैं कि ये अगर फ्रंट एंड का काम भी हमारे लिए कर लेगा और बैक एंड का भी कर लेगा, तो हमें 2 एम्प्लॉइज़ की जगह पे एक बंदा हायर करना पड़ेगा, तो वो उसको सैलरी भी आमतौर पे फुल स्टैक डेवलपर को ज़्यादा मिलती है। आपने ये सोचना है कि आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, इट रियली डजंट मैटर, लॉजिक सही होनी चाहिए। किसी भी एक लैंग्वेज को पूरी तरह आप करें, बेशक वो C++ हो, बेशक वो PHP हो, बेशक वो पाइथन हो, उसकी सारे कॉन्सेप्ट को समझ लें। बाकी सारी लैंग्वेजेस में वही कॉन्सेप्ट, वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, वही लूप्स होंगी, वही आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होंगी। इस हर वोकैबुलरी थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन जो टेक्निक है वो सेम है। तो इट रियली डजंट मैटर कि आप किस लैंग्वेज में सीखते हो। एक लैंग्वेज आप अच्छी तरह कर लो, उसमें बहुत डीप चले जाओ, बाकी लैंग्वेजेस में आप किसी न किसी में आपका कैरियर बन ही जाएगा। तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, या तो आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, या फिर आप फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं, या फिर आप बैक एंड डेवलपर बन सकते हैं। और एक बात याद रखें कि किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप करें, बेशक आपको फ्री में करनी पड़ जाए, लेकिन 3 से 6 महीने आप इंटर्नशिप ज़रूर करें, सीनियर लोगों के साथ काम करें, उससे आपका कैरियर जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। बाकी ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो डेवलपर्स जो है वो सबसे ज़्यादा हाईली पेड हैं, तो ये एक अच्छा कैरियर है। जी नेक्स्ट। पिछले दिनों एनवीडिया ने AI में इनकलाबी पेशरफ्त की है, जिसकी वजह से उसके स्टॉक की वैल्यू आसमान पर चली गई है। ये क्या पेशरफ्त है और आने वाले दिनों में इसका क्या फ़ायदा होगा? एनवीडिया जो है वो जानी जाती है चिप मेकिंग के लिए, और वो भी ज़्यादातर जो है ना वो गेमिंग की जो चिप्स है ना वो एनवीडिया की बनती है। जो ग्राफिक्स कार्ड्स आप कहते हैं ना गेमिंग के लिए जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, एनवीडिया ने पिछले दिनों ऐसे चिपसेट बनाए हैं कि जिनकी वजह से उसने AI की 80% चिप्स की जो प्रोसेसिंग की जो मार्केट है ना वो कैप्चर कर ली है। उसकी वजह से हुआ यह है कि उसका स्टॉक $200 बिलियन इंक्रीज कर गया ओवरनाइट, और वो दुनिया की 5वीं ट्रिलियन डॉलर कंपनी बन गई है। इससे पहले जो पाकिस्तान दुनिया में जो ट्रिलियन डॉलर कंपनीज हैं उनमें अल्फ़ाबेट, जिसको आप गूगल भी कहते हैं, वो हो गई। फिर इसमें आपके एप्पल हो गई, एप्पल इज़ ट्रिलियन डॉलर कंपनी। फिर इसमें आपकी अमेज़ॉन हो गई। तो ये चौथी या 5वीं कंपनी है कि जो इस वक्त ट्रिलियन डॉलर का कैप इसको मिली है। बाकी सारी बिलियन में, टेस्ला इससे कम पे है वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा स्पेस एक्स इससे कम पे है, फेसबुक इतनी बड़ी नहीं है। आखिर ऐसा क्या किया एनवीडिया ने?
ये सोचने वाली बात है। देखिए एनवीडिया, देखिए जो एआई होती है ना, एआई को बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है। जिस तरह आप देखिए ना कि आपको छोटा मोटा ग्राफिक्स की वीडियो भी आप बनाते हैं या वीडियो गेम खेलते हैं, उसके लिए आपको कितनी पावर चाहिए। लेकिन एआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा चाहिए, उसको हार्डवेयर की पावर चाहिए। इन्होंने ऐसे चिपसेट्स बनाए हैं कि जो इस प्रोसेसिंग पावर को बहुत ज़्यादा इन्हांस करेंगे। और जितनी भी ये बाकी कंपनीज हैं जो क्लाउड के ऊपर काम करती हैं, जैसा कि अमेज़ॉन है या एजोर है, इन्होंने इनके सारे के चिपसेट्स को जो है ना वो अपने क्लाउड के अंदर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से 80% कंप्यूटिंग मार्केट एआई की वो एनवीडिया के पास चली गई है, जिसकी वजह से उसका स्टॉक इतना ऊपर चला गया। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त कोई भी चीज़ आप एआई में कर लें, वो इतनी ज़्यादा उसको पॉपुलैरिटी मिल जाती है, मार्केट भी उसको उसी तरह ले रही है कि कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी एप्लीकेशन है, उसमें आप जैसे आप इंटरपेनल्स के अंदर हमने एआई का एक कंपोनेंट डाला है जिसकी वजह से आप अपनी कॉपी राइटिंग को आसान कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम एआई में एक नया एडिशन करने वाले हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द, जिसमें एआई आपके लिए फनल्स बनाया करेगी। ये पाकिस्तान में पहली कंपनी होगी इंटरपेनल्स कि जो ऐसी एआई इंप्लीमेंट करने जा रही है जिसके ज़रिए एआई आपके लिए लैंडिंग, आप उसको सिर्फ ये बताओगे मुझे इस तरह का लैंडिंग पेज चाहिए, वो आपको फ़ौरन जो है वो लैंडिंग पेज बना के दे दिया करेगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का इनकलाब जो है वो हम लाना चाह रहे हैं, क्योंकि एआई में आप कोई भी इस वक्त काम करोगे, आप कोई स्टार्टअप बना लो, आप कोई हार्डवेयर बना लो जिसमें एआई इंप्लीमेंट हुई है, तो आपकी कंपनी जो है वो एकदम ऊपर चली जाएगी। व्हाट इज़ वर्चुअलाइजेशन एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वीपीएस एंड अ क्लाउड? अच्छा, ये क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया कि वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, वीपीएस क्या होता है, क्लाउड क्या होता है। तो बिल्कुल बेसिक से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए पुराने वक्तों में जब हम लोग होते थे ना, मुझे याद पड़ता है कि हम जिस कंपनी में मैंने पहली अपनी जॉब स्टार्ट की थी, तो वहाँ पे हमारा जो स्टेजिंग सर्वर होता था जिस पे हम प्रोग्रामर्स वगैरह अपना काम अपलोड करते थे, उसकी प्रोसेसिंग थी मेरा ख्याल है 500 मेगाहर्ट्ज़, गीगाहर्ट्ज़ की बात नहीं कर रहा। और उसके जो रैम थी वो 1 GB, और हम समझते थे उस ज़माने में 1 GB बहुत बड़ी रैम है, ठीक है। सो अब हुआ क्या कि वक्त के साथ साथ जो है वो कंप्यूटिंग का एक मोर्स लॉ है। मोर्स लॉ ये कहता है कि हर 18 माह के बाद जो है वो प्रोसेसिंग पावर जो होती है ना वो डबल हो जाती है। यानी टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट आ जाती है कि प्रोसेसिंग पावर जो है वो डबल हो जाती है। तो वक्त के साथ साथ वो बढ़ता गया, गीगाहर्ट्ज़ में चले गए, फिर आप आजकल ऑक्टा कोर आ गए हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि उन्होंने कहा कि अब तो प्रोसेसिंग इतनी ज़्यादा हो गई हमारे पास, तो हम इसको यूज़ नहीं कर पाते। एक कंप्यूटर जो होता है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 20% प्रोसेसिंग पावर यूज़ करता है। अगर आप उसकी वो प्रोसेस मैनेजर को खोल के भी देखें तो आप देखेंगे रैम भी वो पूरी यूटिलाइज नहीं करता। आजकल तो 16 GB आम सी बात है, लैपटॉप्स के अंदर होती है। इसी तरह और भी जो जितने भी हार्ड डिस्क है वो फजूल पड़ी रहती है, उसका इस्तेमाल नहीं होता। तो कॉन्सेप्ट ये आया कि एक कंप्यूटर को अगर हम लॉजिकल CPUs में डिवाइड कर दें तो उससे क्या होगा कि कंप्यूटर वही होगा, एक ही होगा, लेकिन उसके अंदर 10 और कंप्यूटर बनाए जा सकते हैं। उसको उन्होंने नाम दे दिया वर्चुअलाइजेशन। उसमें फिर वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर आ गए। VMware ने बहुत बड़ा इसमें काम किया। VMware एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसने वर्चुअलाइजेशन के ऊपर फिर वो लिनक्स के ऊपर भी वर्चुअलाइज कर देते हैं, हर प्लेटफॉर्म को, विंडोज़ को भी वर्चुअलाइज कर देते हैं। अब इसके ऊपर एक बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी आ गई। तो जो होस्टिंग कंपनीज थी, होस्टिंग कंपनीज ने कहा अच्छा चलो ठीक है, हम ये करेंगे कि एक सर्वर लिया करेंगे और उसके 10 VPS बना लिया करेंगे और हर VPS से हम पैसे कमाया करेंगे। तो जहाँ पे वो एक सर्वर से जो है वो लेट्स सो $100 कमाते थे, अब वो उन्होंने 10 सर्वर $20 के $200 कमाने शुरू कर दी। तो एक कमर्शियल एक्टिविटी भी शुरू होगी। अब हर बंदा जो है ना वो अपना, मिसाल के तौर पर मैं एक डेवलपमेंट कंपनी हूँ तो मुझे अपना स्टेजिंग सर्वर रखना है, तो मैं उनसे एक VPS लूँगा, मुझे पूरा कंप्यूटर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने भी वर्चुअलाइज करके रखे हुए, वो उनको वो कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स। अब इससे नेक्स्ट स्टेप पे दुनिया चली गई। उन्होंने कहा नहीं, अब हम ये चाहते हैं कि ऐसा कंप्यूटर हो कि जिसकी ना तो कंप्यूटिंग कभी भी ख़त्म हो, यानी हमें जब ज़रूरत पड़े तो हम उसकी कंप्यूटिंग को ऐड कर सकें, जिसकी मेमोरी भी कभी अनलिमिटेड हो और जिसकी डिस्क स्पेस भी हमें ज़रूरत ना पड़े। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। Amazon.com इतनी बड़ी वेबसाइट है
10 करोड़ विजिटर्स हर वक्त उसके ऊपर होते हैं, ठीक है। Amazon.com ने कहा हम तो इतने विजिटर एक कंप्यूटर पे या एक सर्वर पे या इवन 10 सर्वर पे भी संभाल ही नहीं सकते, तो उन्होंने कहा हम एक क्लाउड बना लेते हैं। उसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे जो है ना वर्चुअलाइज्ड इंस्टेंसेस वो आपस में मिल के काम करते हैं, तो हर कोई अपना काम कर रहा होता है, ठीक है। अब होता क्या कि जिस वक्त उनकी ट्रैफिक बढ़ जाती है तो ऑन डिमांड वो 100 सर्वर मजीद ऐड कर लेते हैं, और जब उनकी ट्रैफिक नीचे चली जाती है तो वो उन सर्वर्स को शट डाउन कर देते हैं और जितनी उनको ज़रूरत होती है उतनी CPU वो ऑन करते हैं। तो इससे होता क्या है कि अमेज़ॉन जो है वो आपको चार्ज करता है आवरली बेसिस के ऊपर। जिस वक्त आपकी ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगी, जिस वक्त आपकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, उस वक्त आप एकदम से वो मज़ीद अपने क्लाउड को एक्सपेंड कर सकते हैं, और जिस वक्त आपकी उसकी ज़रूरत नहीं होती उस वक्त आप उसको वापस कर लेते हैं। नेटफ्लिक्स भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहा है। नेटफ्लिक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक होती है वो सैटरडे संडे को होती है, लोग फारग होते हैं, वो वीडियोस देख रहे होते हैं। सैटरडे संडे को अपनी कैपेसिटी को वो ऑटोमेटिकली बढ़ा देते हैं, और जब बाकी दिन होते हैं वो कम करते हैं। उनकी कॉस्ट भी कम होती है इसकी वजह से, और उनका जो है ना एफिशिएंट तरीके से काम भी चलता है, उनकी साइट भी डाउन नहीं होती। जो क्लाउड होता है, क्लाउड की 3 खुसूसियात होनी चाहिए। स्केलेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होना चाहिए, और 100% अप टाइम होना चाहिए उसका। ये तीनों चीज़ें जो इंश्योर कर सके वो क्लाउड है, जो तीनों इंश्योर ना कर सके वो क्लाउड नहीं है। स्केलेबिलिटी से क्या मुराद है, जिस वक्त डिमांड ज़्यादा हो गई तो वो अपने आप को खुद ब खुद स्केल कर सके। नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से मुराद है कि अगर आपका एक स्विच ऑफ भी हो गया, अगर आपकी हार्डवेयर भी चली गई तो उसके बैकअप में दूसरी हार्डवेयर मौजूद है। अगर आपकी पावर सप्लाई एक जल गई तो बैकअप में दूसरी पावर सप्लाई मौजूद है। तो इसी वजह से कभी भी इसमें डाउन टाइम नहीं आता क्लाउड के अंदर। इब्राहिम ने कराची से सवाल किया है कि लोकल ई-कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और ये काम कितने अरसे में शुरू हो सकता है, और प्रॉफिट मार्जिन क्या है। देखिए, मैं एक बात पे बिलीव करता हूँ कि ई-कॉमर्स जो है वो पाकिस्तानियों के लिए एक सबसे अच्छा दरवाज़ा है इन्वेस्टमेंट का। और जो लोग स्किल्स नहीं हासिल, आईटी में जो और कुछ नहीं कर सकते, जिनके पास प्रोग्रामिंग की स्किल्स नहीं हैं या टेक्निकल स्किल्स नहीं हैं या वो कोर्सेज नहीं कर सकते, वो कम से कम ई कॉमर्स ज़रूर कर सकते हैं। ई कॉमर्स हर बंदा कर सकता है, इवन ख़वातीन भी कर सकती हैं। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। देखिए, जब हमारे यहाँ ये देखा जाता है ना कि यार ये लड़का जो है ये पायलट बनेगा या ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, जब वो हर जगह से उनको जवाब मिल जाता है कि यार ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, तो आखिर में वो क्या करते हैं, उसको दुकान डाल के दे देते हैं कारोबार करने के लिए ना। कारोबार तो लाजमी चल कर ही लेगा, राइट। तो यही सूरत हाल है कि अगर कोई पर्सन टेक्निकली साउंड नहीं है या कोई और वजह है कि वो आईटी में अपना हिस्सा नहीं ले सकता, तो उसको ई कॉमर्स ज़रूर करनी चाहिए। अब ई कॉमर्स कितनी तरह की होती है। एक होती है लोकल ई कॉमर्स, लोकल ई कॉमर्स से मुराद है जो आप पाकिस्तान के अंदर करते हो, और एक होती है इंटरनेशनल ई कॉमर्स। अगर आप इंटरनेशनल ई कॉमर्स करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदे होंगे, डॉलर्स में आप कमा रहे होंगे। अगर आप लोकल ई कॉमर्स करेंगे तो आप रुपीज़ में कमा रहे होंगे, लेकिन काम दोनों किए जा सकते हैं। जो इंटरनेशनल ई कॉमर्स है उसमें सीखो पाकिस्तान आपको अमेज़ॉन करवाती है, आपको ड्रॉप शिपिंग करवाती है, ठीक है। उसमें फिर आपको कंपनी बनानी पड़ती है, थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसकी रिक्वायर्ड है आपके लिए। लेकिन लोकल ई कॉमर्स में इंटरफनल्स का हमारा प्लेटफॉर्म है जो शॉपिफाई की तरह का एक प्लेटफॉर्म है। उसके ऊपर मैंने खुद कम से कम 200 मर्चेंट्स तो अभी तक हम लोग ऑन बोर्ड कर चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। उनमें कई मारूफ ब्रांड्स हैं। पहले दिन से ऑर्डर्स आते हैं। अभी इस्लामाबाद में हमारा एक इवेंट हुआ था, वहाँ पे हमारे एक मर्चेंट मोहिबुल्ला जो हैं वो बेसिकली वो उन्होंने किसी फॉर्मल यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा हुआ, वो उन्होंने दरस निज़ामी से पढ़ा हुआ है, और वो रियल एस्टेट का काम करते थे। उनको कुछ भी आईटी के बारे में पता नहीं था, लेकिन अभी उनकी ज़बानी आप सुन लें कि पहले दिन से ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते। तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी तो हमारा जो सीखो पाकिस्तान है, हम लोगों ने एक ऐसा कैंपेन चलाई हुई है जिसमें हम ये कहते हैं कि आप टेस्टिंग बेसिस के ऊपर 30-35 हज़ार रुपये से ये काम शुरू कर सकते हैं। टेस्टिंग बेसिस के ऊपर 30-35 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट है टोटल। इसमें आपकी एक प्रोडक्ट आ जाएगी, एक आपकी फनल बन जाएगी, एक आपका ऐड बन जाएगा। ये सब सीखो पाकिस्तान और इंटरफनल आपको स्टार्ट करके चला के देगा। प्रोडक्ट भी हम ढूंढ के देंगे, उसमें से प्रॉफिट भी हम निकाल के देंगे, एड्स भी हम रन करके देंगे। उसमें से फिर कुछ चैलेंजेस हैं
क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कौन सी प्रोडक्ट चलेगी, कौन सी प्रोडक्ट नहीं चलेगी। तो हम अगर वो चल गई तो फिर आप उसको जारी रखेंगे, उसके ऊपर फिर आप मज़ीद इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसमें मज़ीद इन्वेंट्री लेंगे। अगर नहीं चली तो हम फिर दूसरी प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे, तीसरी प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे। एक प्रोडक्ट आपको ऐसी ज़रूर मिल जाएगी कि जिसके ऊपर आपका फिर पूरा का पूरा ये बिज़नेस चलेगा इंशाल्लाह। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें 2 से 3 माह लगते हैं, 2 से 3 महीने लगते हैं, और 30-35 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट से मिनिमम आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन पूरे साल की अगर इन्वेस्टमेंट देखी जाए तो उसमें 2-2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होती है। लेकिन ये फिर भी अमेज़ॉन से बहुत कम है, जिसके लिए आपको शुरू करने के लिए $5,000 चाहिए। अब आप डॉलर अगर 300 रुपये का भी करें तो ये आपको 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपके पास हो तो फिर आप अमेज़ॉन का बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ से आप आराम से 100, 200, 300 यूनिट्स अगर आप बेच लेते हैं तो 40-50 हज़ार रुपये का आपका एक साइकिल चल पड़ता है, और वो हर महीने आपको जो है वो कैश ऑन डिलीवरी के जरिए पेमेंट्स मिलती रहती। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है उन पाकिस्तानियों के लिए जिनके पास इन्वेस्टमेंट कम है और वो कुछ ऑनलाइन करना चाहते हैं। ये लोकल ई कॉमर्स एक अच्छा ऑप्शन है। ये ऐसे ही है जैसे हमारे बुजुर्ग कहा करते थे ना यार कि राजा बाजार में जिसने शुरू में दुकान खोल ली तो वो उसकी चल पड़ी, उसका एक नाम बन गया। अब आप ये समझें कि ये राजा बाजार सारा ऑनलाइन आ गया, मरी रोड सारा ऑनलाइन आ गया, सदर सारा ऑनलाइन आ गया। अब ये फ्यूचर के जो कारोबार होंगे वो इधर खुला करेंगे, इधर आपकी साख बनेगी, इधर आपकी पगड़ी बनेगी। तो आज आप कोई भी एक प्रोडक्ट ले लें, उसके अंदर आप इस्टेब्लिश हो जाएं। सारा साल चलने वाली प्रोडक्ट होनी चाहिए। प्रोडक्ट का हमारा क्राइटेरिया भी है, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आप अगर इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो www.sikhopakistan.pk/Shopify यहाँ पे चले जाएंगे, आपको लिंक भी नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे जाके आप हमसे रब्ता करें और हम आपको बताएंगे कि लोकल ई कॉमर्स का काम कैसे किया जा सकता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का लेक्चर भी बड़ा अच्छा रहा और बड़े अच्छे सवालात आए। अगर आप मज़ीद को सवालात पूछना चाहते हैं www.sikhopakistan.pk पे जाके वहाँ पे भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर आप ask@sikhopakistan.pk के ऊपर चले जाएं, या नीचे एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा उस पर भी आप सवालात अपने भेज सकते हैं। अगर आप कमेंट में भी अपना सवाल भेज देंगे जो यूट्यूब के ऊपर या जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप इसको देख रहे हैं, कमेंट में भी अपना सवाल भेज देंगे तो हम वहाँ पर भी आपका सवाल अपने अगले सेशन में शामिल कर लेंगे। तो सवाल ज़रूर पूछें, सवाल पूछने से आपकी झिझक ख़त्म होगी, सवाल पूछने से आपको जवाब मिलेंगे और आप अपनी मंजिल की तरफ एक कदम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम बॉबी शहजाद है, आई एम CEO ऑफ इंटरफनल्स, जो कि पाकिस्तान का शॉपिफाई की तरह का प्लेटफॉर्म है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।